जी, आगे बेटा वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं अपने, जो उन्होंने फ्रेश जो है ना वो बेटा एसेट्स परचेज किए होंगे, उन्होंने अगर कंप्यूटर परचेज किए हैं अपने ऑफिस के लिए, कोई फर्नीचर परचेज किया है, उन्होंने कोई व्हीकल परचेज किया है, तो उसकी बेटा वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। नीचे बेटा नेट प्रॉफिट होगा और नेट प्रॉफिट को ही हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं, तो उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है ना वो कितनी होगी। अब ये बेटा जो P&L एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस हैं, ये बेटा बिजनेसमैन की मैक्सिमम ये कोशिश होगी कि वो ये एक्सपेंडिचर ज्यादा से ज्यादा शो करे, ताकि उसकी जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट इनकम है, वो कम से कम हो, क्योंकि जितनी नेट इनकम कम होगी उतना ही उसको टैक्स जो है ना वो कम देना पड़ेगा। एम आई क्लियर? मेरी बेटा बात समझ आ रही है? यस सर। बिल्कुल सर। अच्छा, अब बेटा आपने एक टैक्स ऑफिसर के माइंडसेट से, टैक्स डिपार्टमेंट के माइंडसेट से बेटा उसके सारे एक्सपेंडिचर्स को, आज जो हमने सेक्शन पढ़ने हैं, कल हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़े हैं, आज हमारा मेन एक सेक्शन होगा सेक्शन 20 और 21, कौन कौन सी बिजनेस में एक्सपेंडिचर्स में डिडक्शंस अलाउ हैं और कौन कौन सी अलाउ नहीं है। तो हमने बेटा ये 21 सेक्शन को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और इसको हमने मैक्सिमम वे में अप्लाई कर देना है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसके मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर है वो एज पर लॉ जो है ना वो रिजेक्ट कर दें, यानी उसको डिसअलाउ कर दें। अभी हम यहाँ पे एक मोटी सी एग्जांपल देता हूँ बेटा, ताकि आगे हमें समझने में बड़ी इंशाल्लाह ताला आसानी हो जाएगी ना। अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और कंसेप्चुअल हमारी बेस जो है ना वो बेटा अब 2-3 लेक्चर्स में क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अब मैं बेटा एग्जांपल देने लगा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल बेटा हम एक एजी ट्रेडर्स है, एजी ट्रेडर्स, आप एक गोरमे का नाम ले लें। बड़ी बेटा बड़ी बिजनेस एक्टिविटी का माइंड ज़हन में रखना है, छोटी जो किराना परचून है, शॉप है ना, उससे बेटा थोड़ा सा निकल के बड़ा थोड़ा अपना जो है ना वो होराइजन बेटा बड़ा करके ब्रॉडर पिक्चर में देखने की कोशिश करनी। फॉर एग्जांपल हम गोरमे की एग्जांपल देते हैं, एजी ट्रेडर इसका बिजनेस नेम है, इसकी बेटा कोई 100 के करीब शॉप्स हैं, आउटलेट्स हैं। ये स्वीट एंड बेकर्स बना रहा है, उसको सप्लाई कर रहा है, साथ ये बेवरेज का काम कर रहा है और कुछ छोटी मोटी ये थर्ड शेड्यूल आइटम्स जो है ना बेवरेज के साथ मिनरल वाटर और इस तरह की चीजें, जूसेस वगैरह, ये भी जो है ना वो भी इसके आउटलेट पर अवेलेबल है। अब ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट में बेटा ये सप्लाई कर रहा है, 100 के करीब इसने व्हीकल्स रखी हुई हैं, कोई 1000-1500 बंदा जो है ना वो इनकी शॉप्स के ऊपर एम्प्लॉई है। एक शॉप के ऊपर तकरीबन 10 to 15 लोग हैं। अगर 100 शॉप्स हैं तो बेटा ऑटोमेटिकली मोर देन 1000 लोग एम्प्लॉई हो जाएंगे। अब अगर आप इनकी मैनेजमेंट को देखेंगे तो इनकी टॉप मैनेजमेंट में कम से कम को 15 to 20 लोग ऐसे होंगे जो अच्छी सैलरी जो है ना वो बेटा ले रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट बेटा आप मुझे देंगे सिर्फ। जी बेटा, हाँ सॉरी को बेटा 1 मिनट के लिए उठना पड़ा। अच्छा, इसमें बेटा हम एग्जांपल देते हैं। इधर बेटा हम एक साइड पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इनकी बेटा 100 जो है ना वो आउटलेट्स हैं, एग्जांपल हम देते हैं। तो इनकी बेटा 365 डेज हैं एक साल में। तो अगर फॉर एग्जांपल ये 300 डेज जो है ना ये अगर बिजनेस करते हैं, तो हम बेटा एक कैलकुलेटर से एक हल्की सी कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर एक बेटा एक शॉप की हम पहले एग्जांपल लेंगे बेटा कि एक शॉप की अगर बेटा
1,50,000 बेटा इनकी सेल है एक दिन की ऑफ ऑल आइटम्स। तो बेटा इनकी टोटल शॉप्स कितनी है? 100। तो ये बेटा इनकी 15 मिलियन की एक दिन की सेल बनती है बेटा, 1,50,00,000 रुपए की। अब 1,50,00,000 को बेटा हम 365 डेज हैं इन वन कैलेंडर ईयर, तो हम 300 डेज निकाल लेते हैं कि जी 300 डेज इन्होंने बिजनेस किया है। इसको बेटा मल्टीप्लाई करें, इसको बेटा मल्टीप्लाई करें 300 डेज से। जी सर। तो ये बेटा इनकी तकरीबन 4,500 मिलियन जो है ना, ये तकरीबन इनकी बेटा सेल्स बन रही हैं एक साल की। यहां पर मैं बेटा लिखने लगा हूं 4,500 ये बेटा 4.5 बिलियन यानी 4,500 मिलियन जो है ना बेटा, यानी 4 अरब और 50 करोड़ रुपया इनकी बेटा सेल है ऑफ ऑल आइटम्स इन ऑल आउटलेट्स। एम आई क्लियर बेटा? जी सर बिल्कुल। यस सर क्लियर। जी आगे बेटा अब हमने एक एग्जांपल देके नोट करना है कि इन्होंने अब अपनी मर्जी से गोशवारा देना है। अब बेटा ये कास्ट ऑफ सेल्स शो करेंगे, इसमें फॉर एग्जांपल ये बेटा शो कर देते हैं कि जी हमारी 3700, ये बेटा ये कहते हैं कि ये हमारी कास्ट ऑफ सेल है, यानी 3700 मिलियन ये कहते हैं जी ये हमारी कास्ट ऑफ सेल है, और 4.5 यानी 4,500 मिलियन ये हमारी टोटल सेल्स है। तो अब बेटा ये इनका जीपी कितना आ गया? जीपी इनका बेटा आ गया 800 मिलियन का। ये इनका बेटा 800 मिलियन का जीपी है, जिसको आप ग्रास प्रॉफिट कहते हैं। अब इसके बेटा जितने एक्सपेंडिचर हैं, अब वो 1500 लोगों की सैलरी से लेके, यूटिलिटी से लेके, प्रोफेशनल चार्जेस, इंटरटेनमेंट, ऑफिस के रेंट, रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, डोनेशन, प्रॉफिट ऑन डेट, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें बेटा इन्होंने दे हैव टू मीट इन 800 मिलियन। ये अब यहाँ पे हम बेटा लिखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये बेटा लिख देते हैं कि जी हमारी जो है ना सैलरी, हमने 1500 लोगों को एम्प्लॉय रखा हुआ है, उनकी सैलरी की बेटा कोई भी एग्जांपल वो दे देते हैं कि जी हमने ये जो है ना 120 मिलियन जो है ना ये उनकी साल की जो है ना ये हमने सैलरी दे दी है, जिसमें टॉप मैनेजमेंट भी आएगी और इनके बेटा लोअर स्टाफ वाले भी आएंगे। यूटिलिटी के बिल्स बेटा वो शो कर देते हैं। अगर एक शॉप के वो बेटा 3 लाख शो करते हैं, तो अगर उनकी 100 शॉप्स हैं तो वो बेटा शो करेंगे कि जी हमारे 30 मिलियन जो है ना वो हमारी ये वाले चार्जेस हैं। प्रोफेशनल चार्जेस उन्होंने बेटा 1 मिलियन जो है ना वो दे दिए, एक वकील को उन्होंने फीस दे दिया है, वो उनकी मंथली सेल्स टैक्स की रिटर्नें भी देता है, इनकम टैक्स की सालाना भी देता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक चार्टेड अकाउंटेंट टाइप रखा हुआ है। इंटरटेनमेंट के उनके बेटा ऑफिस के एक्सपेंडिचर हैं, वो यहाँ पे कोई जो है ना वो आप 12 लाख रुपया फॉर एग्जांपल शो करते जाते हैं। ऐसे ही बेटा आगे उनके रेंट हैं, ऑफिस के हैं, यहाँ पे मैं लमसम जो है ना वो लिखता जाता हूँ। रेंट ऑफिस बेटा वो 21 मिलियन जो है ना वो शो कर देते हैं। रिपेयर ऑफ व्हीकल्स बेटा वो 4 मिलियन शो कर देते हैं। डोनेशन बेटा वो 3 मिलियन शो कर देते हैं कि जी हमने किसी चैरिटी वाले इंस्टीट्यूशन को जो है ना वो बेटा 3 मिलियन जो है ना वो डोनेशन दी है। प्रॉफिट ऑन डेट उन्होंने बेटा बिजनेस लोन लिया हुआ है,
उसके ऊपर वो 20 मिलियन का जो है ना वो इंटरेस्ट उन्होंने पे किया है। एडवर्टीजमेंट की मद में वो बेटा 8 मिलियन एक्सपेंडिचर शो कर देते हैं। उन्होंने बेटा अपनी व्हीकल और ऑफिस के लिए जो चीजें ली हुई उसके ऊपर वो बेटा डेप्रिसिएशन क्लेम कर देते हैं 5 मिलियन की। और नेट प्रॉफिट वो बेटा हमें शो कर देते हैं आउट ऑफ 800 मिलियन। वो बेटा अपने सारे एक्सपेंडिचर ज्यादा से ज्यादा शो करते जाएंगे और वो हमें बताएंगे कि जी हमारी टोटल जो है ना वो 60 मिलियन जो है ना ये हमारा नेट प्रॉफिट है। हमारी टैक्सेबल इनकम है वो बेटा करेंगे कि हमारी है। अब हमने बेटा क्या करना है कि उन्होंने 800 मिलियन से लेकर यानी 740 मिलियन उन्होंने बेटा P&L एक्सपेंसेस शो कर दिए हैं। कितने? 740 मिलियन यहाँ पे। सर ये पूरा बोर्ड नजर नहीं आ रहा था, थोड़ा सा कैमरे को इधर कर दें। जी बेटा सर थोड़ा कैमरा नीचे कर दें। अच्छा ठीक है, मैं बेटा नीचे करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, एक चीज पूछनी है। जी बेटा सर ये आज क्लास किस टाइम स्टार्ट हो गया? मैंने तो 7:30 बजे से बैठा हुआ था, मैंने मैसेज भी किए, मुझे तो भी लिंक मिला है, पता नहीं ये क्लास कब स्टार्ट हुआ। और हालांकि 7:30 बजे से मैं बैठा हुआ था। हमारा टाइम तो है 7:30 बजे का। नाम बेटा 2 दिन से ना थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो रहे थे, लेकिन क्लास बेटा हम अभी शुरू कर रहे हैं। आप परेशान ना, कोई चीज आपने मिस नहीं की। नहीं सर, मैं तो 7:30 सर बजे से कैमरा बैठा हुआ था। काइंडली फिर नीचे कर दें क्योंकि बोर्ड नजर नहीं आ रहा। काइंडली थोड़ा सा नीचे कैमरा करें ताकि बोर्ड पूरा नजर। कब बेटा हुआ नजर? सर थोड़ा राइट करें। सर इसको थोड़ा थोड़ा सर अब इसको ठीक राइट है भी सर। जी सर अब ठीक है। अब बिल्कुल ठीक ठीक है है सर, सर। बिल्कुल ठीक है। मैं इसको बेटा थोड़ी सी टार्च भी ज्यादा कर देता हूँ। सर अब ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें सर, अब सही है। जी बेटा अभी कुछ हुआ मजीद बेहतर? सर टॉर्च की वजह से रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। नहीं अभी बेटा कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? सर ठीक है सर, ठीक है, आप कंटिन्यू करेंगे पहले से सर आप कंटिन्यू अच्छा बेटा, करें, सही है। ये बेटा ना आपने काइंडली बेटा इसके ना कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, फिगर वर्क में नहीं जाना। जो अभी नए स्टूडेंट कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बेटा मैं आपको दोबारा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये बेटा मैं आज आपको एक इनकम टैक्स सर, रिटर्न इसको का एक थोड़ा अगर फॉर्मेट explain जो है कर ना दें। वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी बेटा आज जो हमने आगे अगले सेक्शन पढ़ने हैं ना उसमें बेटा ये कंसेप्ट आने हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक फिगर वर्क में एक लेआउट बना के समझाऊं कि जब हम कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं तो उसमें जो बेटा टैक्स पेयर है वो डिफरेंट बेटा एक्सपेंडिचर शो करता है अपनी नेट इनकम को कम से कम शो करने के लिए। जो हमारा सेक्शन 21 है जो आज हम पढ़ेंगे डिटेल से, उसमें बेटा हमें कुछ लीगल एस्पेक्ट्स गाइड किए गए हैं कि हमने उनके कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स को बेटा अलाउ करना है और कौन कौन से डिसअलाउ करने हैं। ये हमने बेटा एक एजी ट्रेडर के नाम से एक्सपोज किया है कि फॉर एग्जांपल हम गोरमे वालों की एक रिटर्न हमने यहाँ पे बनाई है कि उनकी 100 शॉप्स हैं, उनके 100 आउटलेट्स हैं, वो स्वीट एंड बेकर्स, मिनरल्स, जूसेस वगैरह, मिनरल वाटर्स, इस तरह की चीजें वो बेटा सप्लाई कर रहे हैं, खुद तैयार करते हैं और अपने आउटलेट के ऊपर वो बेटा सेल कर रहे हैं। हमने एक एग्जांपल दी है कि उनकी बेटा एक शॉप की जो डेली की सेल है वो हमने एक लमसम निकाल ली कि 1.5 लाख रुपया पर डे है। तो उनकी बेटा अगर 150 ब्रांचेस हैं तो हमने एक एवरेज निकाल ली है सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनकी बेटा 300 दिन वो साल में बिजनेस करते हैं। तो अगर एक ब्रांच की सेल 1.5 लाख रुपया तो 100 ब्रांचेस की सेल बेटा 1,50,00,000 रुपया उनकी है पर डे। उसको हमने बेटा मल्टीप्लाई कर लिया तो हमने ये उनकी 4,500 मिलियन 4.5 बिलियन यानी 4 अरब और 50 करोड़ रुपया ये बेटा उनकी टोटल सेल्स हैं।
नीचे हमने बेटा उसकी निकाली है कास्ट ऑफ सेल, कि जो चीजें उसने सेल की हैं उसकी टोटल कास्ट कितनी आई है। तो बेटा 3700 मिलियन जो है ना 3.7 बिलियन की उनकी कास्ट ऑफ सेल्स हैं। जीपी उनका आ गया है 800 मिलियन। अब इस जीपी में उसने बेटा ये सारे एक्सपेंडिचर्स करने हैं। उसने स्टाफ की सैलरी भी देनी है, उसने यूटिलिटी के बिल्स भी देने हैं, उसने बेटा प्रोफेशनल चार्जेस भी देने हैं, उसने बेटा इंटरटेनमेंट का फंड जो उनके ऑफिस का रोजमर्रा का है वो भी उसने बियर करना है। उसने बेटा जो ऑफिस रेंट पे लिए हुए हैं, जो उसने 100 शॉप्स रेंट पे ली हुई हैं, उनका वो मंथली बेटा किराया भी दे रहा है। जिन व्हीकल के जरिए वो बेटा सप्लाई कर रहा है उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी उसने करनी है। बेटा उसने डोनेशन दे दिया है 3 मिलियन की। और बेटा उसने प्रॉफिट ऑन डेट, उसने कुछ बिजनेस लोन लिया हुआ है उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट दे दिया है। कुछ उसने एडवर्टीजमेंट किया है, कुछ उसने बेटा फर्नीचर और गाड़ियां जो खरीदी हैं उसकी वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है 5 मिलियन आपसे। ये बेटा सारे एक्सपेंडिचर्स वो क्लेम करके उसने आपको ये बताया है कि जी मेरी टोटल नेट इनकम यानी मेरी 4.5 अरब रुपए की सेल है। तो सारा बिजनेस इनकर करने के बाद जो मुझे नेट इनकम है, जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो ओनली 60 मिलियन है। तो आपने बेटा उसके एक्सपेंडिचर्स को 1 बाय 1 देखना है, उसकी बैंक स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है, उसकी रेंट डीड देखनी है। सारी चीजों को देख के आपने कोशिश ये करनी है कि उसके ये मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर्स हैं इनको डिसअलाउ किया जाए। अब आपने बेटा ये डिसअलाउ उसको हिट एंड ट्रायल मेथड की बुनियाद पे नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बकायदा गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपने कौन कौन से एक्सपेंडिचर उसके अलाउ करने हैं और कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स आपने बेटा डिसअलाउ करने हैं। तो ये एक स्केच मैंने बनाया है। आज अभी हम उनको आगे 1 बाय 1 जो है ना वो पढ़ना शुरू करते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हमने बेटा अलाउ करने हैं और कौन कौन से हमने बेटा डिसअलाउ करने हैं। यहां तक बात मेरी बेटा क्लियर हो गई आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। हाँ चलो शाबाश, क्योंकि ये बेटा बड़ा हमारा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो कल हम पेज बेटा नंबर बता दें सर, बेटा पेज नंबर बता दें, पेज नंबर बता दें। ये बेटा अभी हम जो है वो जो कल हमने लास्ट बेटा सेक्शन 20 और 21 सर यही पढ़ा रहा है। सेक्शन बेटा 20 और 21 जो है ना ये आज हमने मेन पढ़ना है। जो कल बेटा हम जो है ना वो जो हमने खत्म किया था वो हमने सेक्शन 15 पे जो है ना वो जाके हम बेटा रुके थे ना। अभी उसको आप वक्ती तौर पर छोड़ देंगे, वो 15 16 में आपको बाद में पढ़ाता हूँ। अभी जो बेटा ये आप निकालेंगे सेक्शन 20 और आगे फिर आप बेटा निकालेंगे सेक्शन 21। इन दो को जो है ना वो आज हमने बेटा डिटेल से जो है ना वो पढ़ना। सेक्शन 20 और 21 जो है ना ये हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पेज नंबर 11। सर एक्सपेंडिचर अलाउ या डिसअलाउ से क्या मुराद होगा? हाँ शाबाश बेटा, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक्सपेंडिचर बेटा अलाउ से मुराद ये होगा कि जो एक्सपेंडिचर बेटा उसने एज पर लॉ किए हुए हैं वो हम उसको अलाउ करेंगे। यानी ये बेटा हमने चार्ट सामने रखा है ना, तो इसमें पहले नंबर पे हमने जो पहला एक्सपेंडिचर है वही बेटा सैलरी वाला है। तो सैलरी हम देखेंगे कि क्या उसने बैंक अकाउंट के जरिए दी है या कैश में दी है। और अगर उसने बेटा बैंक अकाउंट के जरिए दी है तो जो जिन लोगों की सालाना सैलरी बेटा 4 लाख से ऊपर आती है तो वो उसको तो बेटा हमने जो है ना वो उसके ऊपर क्या उसने टैक्स प्रॉपर काटा है कि नहीं काटा, ये हमने उसको लीगली देखना है कि जो एक्सपेंडिचर उसने किया है क्या उसने वो लीगली किया है या नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल हम इसी एक्सपेंडिचर में बेटा बात करते हैं डोनेशन की। उसने तो अपने डोनेशन के एक्सपेंडिचर में 3 मिलियन लिख दिया, लेकिन अब ये बेटा डोनेशन उसने किसको दी है, किस इदारे को दी है।
क्या उसने बैंक के जरिए दी है? जो डोनर है और डोनिंग है उसकी बेटा लीगल स्टेटस को आप चेक करेंगे, फिर आप अलाउ करेंगे कि जी ये 3 मिलियन उसको बतौर डोनेशन अलाउ भी है या नहीं अलाउ है। अगर ये बेटा बतौर एक्सपेंडिचर अलाउ है तो आप इसको टेक कर देंगे। अगर ये डिसअलाउ होगा तो ये बेटा उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने बेटा ये 3 मिलियन उसको जो है ना वो डोनेशन जो है ना वो डिसअलाउ कर दिया है, और नीचे प्रॉफिट ऑन डेट भी बेटा उसने उस लोन के ऊपर जो है ना वो इंटरेस्ट पे किया हुआ है, जो कंपनी का बिजनेस अकाउंट है ही नहीं, उसने अपने जाती जो है ना कहीं घर बनाने के लिए जो है ना वो उसने लोन लिया है, वो उसका बिजनेस में तो यूज ही नहीं हुआ जब आपने उसका डिटेल ऑडिट किया। तो ये बेटा प्रॉफिट ऑन डेट भी आपने 20 मिलियन उसका रिजेक्ट कर दिया, ये डोनेशन भी 3 मिलियन रिजेक्ट कर दी, तो ये 23 मिलियन की क्या ट्रीटमेंट होगी बेटा? ये 23 मिलियन उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। पहले उसने बेटा 60 मिलियन के ऊपर टैक्स देना था, अब उसकी बेटा इनकम जो है ना वो 60 में आप 23 मिलियन ऐड करेंगे तो वो अब चली जाएगी 83 मिलियन पे। तो अब एजी ट्रेडर हैज टू पे टैक्स ऑन 83 मिलियन। ये बेटा एक्सपेंडिचर में आप जो है ना ये चीजें देखेंगे। हाँ, तो अभी हम बेटा इसको सेक्शन 20 को शुरू करते हैं। अभी हम इसको बेयर एक्ट को बेटा रीड करते जाएंगे, फिर मैं आपको इसकी समरी जो है ना वो बकायदा यहाँ पर लिख कर बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें ऑब्जेक्टिव भी आने हैं और इंटरव्यू में भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे आप इंटरव्यू वाली स्टेज पे पहुंचे जरूर। तो ये बेटा सेक्शन 20 क्या कह रहा है? सेक्शन 20 का टाइटल क्या है? टाइटल ऑफ सेक्शन 20 इज डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस। क्लास 1 है बेटा इसका, इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ ए पर्सन chargeable to tax under the head income from business for a tax year, a deduction shall be allowed for any expenditure incurred by the person in the year wholly and exclusively for the purpose of business। कि बेटा वो उसको एक्सपेंडिचर 1 साल के लिए अलाउ होगा जो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस यूज हुआ है। जो एक्सपेंडिचर बेटा बिजनेस पर्पस के लिए यूज ही नहीं हुआ वो एक्सपेंडिचर आप उसको अलाउ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा ये आपने प्रोफेशनल चार्जेस उसने 1 मिलियन क्लेम कर लिए हैं, आप ये देखेंगे कि जिस फर्म को वो हायर किया हुआ है उसने उसको वो 1 मिलियन दे रहा है, क्या उसके वो एक बिजनेस का ही लीगल कंसल्टेंट है? या हो सकता है गोरमे वालों के बेटा कोई 3-4 बिजनेस हों, इनके तो गोरमे कैटरिंग भी है, इनकी तो गोरमे होम्स भी ये बना रहे हैं डीएचए में, इनकी तो शुगर मिल भी है समुद्री में, और इनका तो ये बेटा स्वीट एंड बेकर्स का भी बिजनेस है। हो सकता है ये 1 मिलियन उसको सारा देते हूं वकील को सालाना, लेकिन क्लेम हर बिजनेस में अलग अलग करते हूं। तो फिर आप बेटा ये देखेंगे कि क्या ये जो एक्सपेंडिचर उन्होंने क्लेम किया हुआ है इज दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दैट स्पेसिफिक बिजनेस आर नॉट। तो फिर बेटा ये कंसेप्ट आप देखेंगे। अच्छा आगे बेटा भी हम चलते जाते हैं, कोई क्वेश्चन हो उसको बेटा आपने नोट कर लेना है। कल भी हमारे कुछ क्वेश्चन दरमियान में रह गए थे, तो आज हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि हम अपनी क्लास 7:30 बजे बेटा शुरू किया करेंगे और 8:50 तक हमारी क्लास होगी और आखिरी में 10 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर जो है ना वो इंशाल्लाह रखेंगे। ठीक है अच्छा क्लास 2:1 में बेटा क्या कह रहा है? सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस where animals which have been used for the purpose of the business or profession otherwise than as a stock in trade and have died so and so। इसमें बेटा वो ये कह रहा है कि अगर कोई लाइव स्टॉक के रिलेटेड बिजनेस है और उस पीरियड में अगर कुछ जानवरों की डेथ हो जाती है या वो यूजलेस हो जाते हैं ड्यू टू एनी डिजीज, तो वो बेटा उनकी जो कास्ट है वो भी आपको अलाउ होगी उसी बिजनेस में।
नेक्स्ट बेटा आगे इसका क्लास 2 है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर द एक्सपेंडिचर इसको रिपीट कर दे सर। सब सेक्शन। जी बेटा क्लास 2 में है बेटा आगे वेयर द एक्सपेंडिचर रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 इज इंकर्ड in acquiring a depreciable assets are an intangible with the useful life of more than 1 years or is pre-commencement expenditures. The person must depreciate or amortize the expenditure in accordance with section 22, 23, 24 and 25. ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बेटा वो कुछ ऐसी चीजें परचेज कर लेता है बिजनेस के लिए। अब बेटा P&L एक्सपेंडिचर में भी आप देखेंगे बेटा एक्सपेंडिचर वो आएंगे जो करंट नेचर के हैं। जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं वो बेटा P&L में नहीं आएंगे। अब यहाँ पे करंट और कैपिटल को बेटा डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है कि जो ये करंट के उनके रोजमर्रा के अखराजात हैं ये सच आ जाएंगे। जो आपके बेटा कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं जैसे आपने फर्नीचर बाई कर लिया वो बेटा 1 साल तो यूज नहीं होना ऑफिस के लिए, हो सकता है उनकी लाइफ 5 साल हो। आपने बेटा हर आउटलेट में रखने के लिए 2 CPU और प्रिंटर ले लिए हैं और वो जो उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके जरिए आप बेटा बिल निकाल रहे हैं वो आपने 100 परचेज कर ली है। नया बिजनेस आपने किया है शुरू, तो वो बेटा एक अगर सेट आपको एक शॉप का आ रहा है 50,000 के 2 कंप्यूटर और वो इलेक्ट्रॉनिक एक डिवाइस आ रही है अलॉन्ग विद प्रिंटर, तो बेटा 100 शॉप्स के लिए आपने जो लिए हैं उनकी कास्ट तो बेटा 5 मिलियन हो जाएगी। वो 5 मिलियन जो आपने बेटा कंप्यूटर परचेज किए हैं वो यहाँ पर P&L एक्सपेंडिचर में तो आप उनको अलाउ नहीं करेंगे। तो आप बेटा क्या करेंगे, आप उनकी बेटा डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे क्योंकि वो वियर एंड टीयर होने वाला एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है और उनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है। तो डेप्रिसिएशन के बेटा चार्ट में आप जाके देखेंगे कि अगर डेप्रिसिएशन 30% या 20% उनको अलाउ है तो अगर उन्होंने बेटा 5 मिलियन के कंप्यूटर परचेजेस किए हैं तो 20% उनको डेप्रिसिएशन बेटा ओनली 1 मिलियन अलाउ होगी। यहाँ पर आप 5 मिलियन की जगह पे आप उनको कहेंगे कि जी 1 मिलियन हम आपको अलाउ करेंगे। उनके एसेट्स की बेटा डिटेल आप चेक करेंगे कि इनके पास टोटल मशीनरी, प्लांट्स, कंप्यूटर, फर्नीचर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। ठीक है बेटा, तो ये बेटा कैपिटल देखना है कि क्या उस एक्सपेंडिचर के ऊपर अगर तो डेप्रिसिएशन अलाउ है तो वो बेटा फिर डेप्रिसिएशन जितनी बनती है वो हमारे शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल में उसके रेट दिए गए हुए हैं। वो मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर बेटा मुख्तलिफ है, कंप्यूटर के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, व्हीकल के ऊपर डिफरेंट रेट हैं बेटा। वो 20% से लेके 100% तक रेट हैं। तो वो जितना रेट अलाउ होगा उतनी आप बेटा उसको डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। ये नहीं होगा कि उसने 5 मिलियन बेटा क्लेम कर लिया और अब 5 मिलियन एडमिट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा बेटा, आप उसको वेरीफाई करेंगे। अच्छा आगे बेटा क्लास 4 में सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर एनी एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय एन अमलगमेटेड कंपनी आर लीगल। ये बेटा अमलगमेशन का हमने कंसेप्ट पढ़ा था शुरू में डेफिनेशंस में कि मर्जर ऑफ 2 or more कंपनीज ना। Expenditure is incurred by amalgamated company on legal and financial advisory services and other administrative costs relating to planning and implementation of amalgamation deductions shall be allowed for such expenditures. फिजान बेटा पानी देना ना। अच्छा इसमें बेटा अगर उसने कहा कि अगर 2 कंपनियों का मर्जर हुआ है तो उसके ऊपर अगर उसने कुछ एक्सपेंडिचर्स किए हैं तो वो भी बेटा उसने प्लानिंग की या जो उसकी एडवाइजरी सर्विसेज की उसकी जो कोई कास्ट है तो वो आप उसको बेटा अलाउ करेंगे। ये 3-4 एक्सपेंडिचर्स हैं जो आप अलाउ करेंगे। इसमें बेटा सबसे पहला असूल क्या है कि वो एक्सपेंडिचर आप बेटा अलाउ करेंगे जो होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर दैट बिजनेस। फॉर एग्जांपल ये रिपेयर ऑफ व्हीकल की बात करते हैं तो आप उनके बेटा बिल चेक करेंगे डिटेल में जाके कि क्या वो व्हीकल उस बिजनेस में यूज भी हो रही है कि नहीं हो रही, जिनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस को वो बेटा हमारे एक्सपेंडिचर में क्लेम कर रहा है।
एक चीज बेटा आप पहला इब्तदाई असूल ये देखेंगे, दूसरा बेटा अगर उसने कोई एसेट्स कैपिटल नेचर के लिए हैं जिसके ऊपर बेटा डेप्रिसिएशन अलाउ होती है, तो फिर बेटा वो डेप्रिसिएशन के असूल के मद्देनजर को रखते हुए जो है ना उस हिसाब से होगी। तीसरा अगर एडवाइजरी वगैरह की फी उसने बेटा पे की है, अमलगमेशन हुई है दो कंपनीज की, तो वो आप अलाउ करेंगे। आगे बेटा अब आ जाती है डिडक्शंस नॉट अलाउड, कौन कौन सी बेटा उसको डिडक्शंस या एक्सपेंडिचर्स अलाउ नहीं है, ये बेटा एक लंबी लिस्ट है। सबसे पहले क्या है बेटा, except as otherwise provided in this ordinance, no deduction shall be allowed in computing the income of a person under the head income from business for any cess, rate or tax paid or payable by the person in Pakistan or a foreign country that is levied on the profits or gains of the business। अगर कोई बेटा आपने टैक्स पे कर दिया है या कोई फी आपको पे करनी पड़ी है किसी बिजनेस की जो है ना वो रजिस्ट्रेशन की या उस तरह की, तो वो बेटा आप को जो है ना वो अलाउ नहीं होगी P&L एक्सपेंसेस में। विदहोल्डिंग Next क्या टैक्सेस भी बेटा? सर, जी बेटा, विदहोल्डिंग टैक्स जो होते हैं सर वो आपने बताया था वो इसमें आ जाएंगे, वो भी वापस नहीं होंगे। नहीं वो बेटा रजिस्टर विदहोल्डिंग टैक्स जो है ना वो तो बेटा आपके ही बिजनेस की डिडक्शन होगी ना, उसमें वो तो हम ये एक्सपेंडिचर में आ देखेंगे जाएगा। कि बेटा एडजस्टेबल है वो उसकी आपको डिडक्शन अलाउ होगी। जो तो इसको FTR नेचर के हैं, फाइनल टैक्स रिजीम के हैं, वो एडजस्टेबल नहीं होंगे, वो एक दफा वन डिडक्टेड फॉर लाइफ। ओके विदहोल्डिंग सही। में बेटा वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जो एडजस्टेबल हैं वो आपको अलाउ होंगे, एडजस्टेबल अगेंस्ट इनकम होंगे। जैसे अब हमने यहाँ पे इसकी 60 मिलियन बेटा टैक्सेबल इनकम बनाई है, तो उसके ऊपर बेटा अगर 30% टैक्स है तो वो बेटा 20 मिलियन इसका टैक्स बनेगा। अगर ये ऑलरेडी 1 मिलियन दे चुका है, इसके बिजली के बिलों के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों पर इसकी कटौती हो चुकी है बेटा, तो रिमेनिंग ये बेटा 19 मिलियन देगा ना। जैसे सर फर्नीचर उसने खरीदा है जो चीजें, उनका टैक्स तो वो एक दफा पे कर चुका, उस पर जो आएगा वो बार बार तो नहीं पे करेगा, वो तो उसके कैपिटल एसेट्स में चलता जाएगा। हाँ शाबाश, वो बेटा जितनी उसकी परचेजेस के ऊपर बेटा कटौती हो चुकी है ना डिडक्शन की, वो आपको एविडेंस देगा। जब आप उसका टैक्स पेबल निकालेंगे तो जो ऑलरेडी पेड या डिडक्टेड है वो बेटा पहले आप लिखेंगे उसका, वो आपको बेटा वो एविडेंस देगा कि जी ये मेरा कटा है, रिमेनिंग उसका बेटा पेएबल निकलेगा। अच्छा जी, आगे बेटा है एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर डिवीजन 3 ऑफ पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 10 फ्रॉम एन अमाउंट डिराइव्ड बाय द पर्सन। नेक्स्ट बेटा है एनी एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम विच द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स अंडर पार्ट सो एंड सो। अब यहाँ पे बेटा सैलरी की हम बात करते हैं। प्रोफेशनल चार्जेस बेटा अगर वो पे करता है 1 मिलियन, तो उसकी बेटा उसने डिडक्शन करनी है अंडर सेक्शन 149 है कि अगर बेटा 4 लाख से ज्यादा जो है वो अगर सालाना हम पे करते हैं सैलरी की मद में, प्रोफेशनल चार्जेस की मद में, तो उसके ऊपर बेटा कटौती होनी है, डिडक्शन होनी है। अगर तो हमने डिडक्शन किया है तो वो एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएंगे, अगर हमने बेटा डिडक्शन ही नहीं की तो वो सारे का सारा एक्सपेंडिचर जो 1 मिलियन है वो डिसअलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा है प्रोवाइडेड दैट दिस डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस ये समझ ऑफ नहीं रॉ आया मटेरियल। सर ये फिर से बता दें वाला पॉइंट। इसमें बेटा ये ना कि अगर आपके किसी एक्सपेंडिचर के ऊपर बेटा आपने टैक्स डिडक्ट करना है या कलेक्ट करना है, यानी आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं, आप बेटा सैलरी दे रहे हैं एक अपनी मैनेजमेंट के बंदे को, उस सैलरी के ऊपर आपको टैक्स असूली तौर पर काटना चाहिए। आप अपनी मैनेजमेंट के बंदे को 2 लाख रुपया बेटा सैलरी दे रहे हैं महाना, तो ला ये कहता है कि अगर 4 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी है बेटा सालाना एनुअल,
तो आपने बेटा डिडक्शन करनी है, उसकी काटनी है आपने सैलरी, रिमेनिंग उसको देनी है। लेकिन अगर आपने बेटा उसकी कटौती नहीं की तो फिर आप क्या करेंगे, आपका वो टोटल एक्सपेंडिचर जो बेटा सैलरी का है वो डिसअलाउ हो जाएगा। इसका ये मतलब है बेटा। नेक्स्ट आगे बेटा वो कह रहा है इसी क्लास की प्रोवाइजो में, provided that disallowance in respect of purchases of raw materials and finished goods under this clause shall not exceed 20% of purchases of raw materials and finished goods। अगर बेटा आपको रॉ मटेरियल परचेजेस कर रहे हैं उसके ऊपर अगर आपने कोई विदहोल्डिंग टैक्स काटना है तो वो भी आपको बेटा काटना होगा। आगे नेक्स्ट बेटा उसने जो विदहोल्डिंग वाले सेक्शन है उनका रेफरेंस बेटा दे दिया है कि provided further that recovery of any amount of tax under section 161 or 162 shall be considered as tax paid। उनके सेक्शन का रेफरेंस दिया है कि अगर उनके रिलेटेड कोई रिकवरी आपकी ड्यू बनती थी तो वो आपने करवानी है। नेक्स्ट बेटा आगे सेल्स टैक्स के रिलेटेड है कि अगर आपने किसी को कमीशन पे की है तो वो जो है ना, अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसके रिलेटेड जो है ना वो बेटा अलाउ होगी, अनरजिस्टर्ड के रिलेटेड जो है ना वो अलाउ नहीं होगी। Any amount of commission paid or payable in respect of supply of products listed in the third schedule of the sales tax so and so। आगे बेटा नेक्स्ट है any entertainment expenditures। ये बेटा मैं समरी के तौर पे डिस्कस करता जा रहा हूँ, जहां पे जरूरी होगा मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आगे नेक्स्ट बेटा है any entertainment expenditure in excess of such limits or in violation of such condition as may be prescribed। कि बेटा इंटरटेनमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं उसके भी रूल्स हैं, यानी ये एक लिमिट है कि अगर फॉर एग्जांपल उसका एक बिजनेस है, उसने बेटा अगर 2-2.5 लाख रुपया सालाना अगर इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर यानी 15 से 20 लाख रुपया 15 से 20 हजार रुपया माहाना बेटा शो अगर किया है तो वो एक कॉमन सेंस अंडरस्टैंड करती है कि जी ये एक्सपेंडिचर ठीक है जी, इतना हम चाय पानी के जो इखराजात है ना, उनका बड़ा ऑफिस है, वहां पे लोग आते हैं विजिटर, उनकी मैनेजमेंट के लोग, उनकी मीटिंग वगैरह कुछ सेमिनार्स वगैरह अपनी बिजनेस को बेहतर करने के लिए वो करते हैं, तो हम उनको 15 से 20 जो है ना वो 1000 रुपया मंथली जो है ना वो अलाउ कर देते हैं। तो वो बेटा उतना एक्सपेंडिचर जो एक कॉमन सेंस में आता है वो आपने बेटा अलाउ करना है, यानी वो इंटरटेनमेंट का एक्सपेंडिचर जो वैसे ही लॉजिकल हो कि एक बंदे की टोटल सेल जो है ना वो 10 लाख है और वो कहता है जी मेरा 1 लाख रुपया इंटरटेनमेंट का एक्सपेंडिचर है, तो वो आपको उसको बेटा अलाउ नहीं करेंगे। पर Next सर बेटा जैसे बड़ी ये जो होती हैं कंपनीज वगैरह, इनके पास तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जिनको काफी तरीके भी बता रहे होते हैं कि आपने किस तरह से टैक्स को बचाना है और वो सब करना है। शाबाश, सो आप हम बेटा किस अच्छे, तरह से आप बेटा बड़े ईच एंड अच्छे एवरी इंस्पेक्टर डिटेल इंशाल्लाह करेंगे। बनेंगे। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटा पूछा कि ये जो बेटा बड़ी कंपनीज हैं इन्होंने तो अपने बेटा इनके जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो बकायदा बेटा ट्रेंड लोग होते हैं और बहुत लेवल के वो, लोग इन्होंने रखे हुए होते हैं जिनको और वो प्रॉपर बेटा आइडिया होता है हर चीज का। इस तरह की वो बेटा आम मिस्टेक्स नहीं करते, लेकिन आप जब उनको प्रोफेशनली बेटा चेक करेंगे तो वो भी गलतियां बेटा छोड़ जाते हैं। जब आप उनको बेटा डिटेल से चेक करेंगे ना तो वो भी ऐसी मिस्टेक्स जो है ना वो बेटा छोड़ जाते हैं जिनको उन्होंने लमसम में बेटा मैनेज किया होता है, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट में लोग आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं और इतनी डिटेल से बेटा चीजें जो है ना वो फिर आप देखेंगे तो तब ही डिस्क्रिपेंसी बेटा निकलेगी। सर अगर अपने महकमे का बंदे इन चीजों को इग्नोर कर दे तो ये बेटा एक अनफॉर्चुनेट है, और बेटा ये तो प्रैक्टिकली भी सॉरी टू से ये होता है कि जब किसी बड़ी फर्म के बेटा आपके सामने ऑडिट एंड अकाउंट्स और ये सारी चीजें आती हैं तो वो बेटा बहुत सारी चीजें महकमा इग्नोर कर देता है। और सर ये मैंने बहुत कंपनीज में सुना है सर, ये एक कच्चे का अकाउंट होता है और सर एक पक्के का अकाउंट होता है, ये किस तरह बिल्कुल सर ऐसे ही डिफरेंशिएट? जबरदस्त, शाबाश शाबाश। ये बेटा एक्चुअली ये बेटा 3 तरह के अकाउंट बनाते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। एक अकाउंट बेटा इनका वो होता है जो ये बेटा
शो करते हैं टैक्स डिपार्टमेंट को। एक बेटा इनका अकाउंट वो होता है जो ये लोन लेने के लिए कमर्शियल बैंक्स को और इंश्योरेंस कंपनी को अपने स्टॉक की वैल्यू जो है ना वो कभी इन्फ्लेटेड और कभी डिफ्लेटेड बताते हैं। तीसरे इनके बेटा जेन्युइन अकाउंट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनकी टॉप मैनेजमेंट के भी सीक्रेट लोगों को पता होते हैं और या इनके असल मालकान को पता होते हैं। और सर उसके ये थ्रू ये तीन- काफी पेमेंट्स वगैरह भी करते हैं जो इनकी होती हैं ताकि पता ना चले। जो इनका ऑफिशियल अकाउंट होता है ये हाफ पेमेंट कभी कभी उसके थ्रू कर देते हैं, वो शो करते हैं, हाफ उसके थ्रू कर जी देते हैं बिल्कुल और बेटा, शो ऐसे कम करते हैं। ये बेटा ऐसे ही करते हैं। ये अपने जो इनके ज्यादातर इत्माद वाले मुलाजम होते हैं उनके अकाउंट्स भी बेटा ये यूज करते हैं। लेकिन आप बेटा जब डिटेल में देखेंगे जो इनकी डिक्लेयर्ड बेटा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स होती है ना उनको भी जब आप डिटेल से देखेंगे, अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं लेकिन क्वेश्चन आपके बेटा ये वैलिड है प्रैक्टिकली, मतलब ये चीजें हमारे सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जब आप इनकी बेटा बैलेंस शीट देखेंगे और इनकी बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस को, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस को देखेंगे तो वहां से बेटा आपको कुछ चीजें एबनॉर्मल नजर आएंगी कि इन्होंने एक्सपेंडिचर्स तो बहुत ज्यादा क्लेम किए हुए हैं लेकिन एक्चुअली उसके साथ मैच नहीं करते। ऐसे ही जो बेटा इन्होंने रेंट डीड ये शॉप्स वालों के साथ ये बेटा इन्होंने मैनेज किया होता है। एक्चुअली वो जो बड़ी मतलब कमर्शियल एरिया की शॉप है हो सकता है उसका बेटा कोई 10 लाख 15 लाख रुपया महाना प्लाजे के अंदर रेंट हो, लेकिन जब ये रेंट डीड शो करेंगे तो हो सकता है इन्होंने 50,000 महाना शो किया हो। उसको ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये आउट ऑफ बुक्स ही पे करते हैं। ये बेटा एक अनफॉर्चुनेट प्रैक्टिस जो है ना ये एग्जिस्ट करती है इसको। लेकिन जब आप बेटा डिटेल से डिग आउट करेंगे तो फिर ऐसे बहुत सारे क्ल्यू जो है ना वो बेटा मिल जाते हैं। फिर आप इनकी इनकी बेटा जो परचेजेज हैं जो कंपनी सप्लाई कर रही हैं उनके डाटे के साथ इनका मिसमैच निकल आता है। आजकल जो पॉइंट ऑफ सेल की हम बात कर रहे हैं कि इनके ये जो बड़े बड़े आउटलेट्स हैं उनके ऊपर बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई जा रही है कि जो जेन्युइन सेल है उनको बेटा मॉनिटर जो है ना वो किया जाए। अच्छा अभी हम बेटा अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बेटा एनी कंट्रीब्यूशन, एनी ये हमारा क्लास ही है बेटा, एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू ए फंड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये बेटा जो पहले हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी वो कंसेप्ट अब हमें हेल्पफुल होंगे ये चीजें समझने के लिए कि एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू ए फंड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड और अप्रूव्ड ग्रेजुएटरी फंड। कोई कंट्रीब्यूशन अगर किसी कंपनी ने बेटा की है इन फंड्स में दैट आर नॉट अप्रूव्ड तो वो बेटा हम उसको डिसअलाउ करेंगे। आगे नेक्स्ट बेटा है क्लास एफ में एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू एनी प्रोविडेंट और अदर फंड एस्टैब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द पर्सन unless the person has made effective arrangements to secure that tax is deducted under section 149। ये बेटा जो सेक्शन 149 है ये बेटा सैलरी की डिडक्शन का सेक्शन है। वो कहता है वो कंट्रीब्यूशन हम अलाउ करेंगे जिसके ऊपर बेटा प्रॉपर डिडक्शन हुई हुई है। जो बेटा विदाउट डिडक्शन है उस कंट्रीब्यूशन को हम जो है ना वो अलाउ नहीं करेंगे। आगे बेटा नेक्स्ट है एनी फाइन और पेनल्टी बाय द पर्सन फॉर द वायोलेशन ऑफ एनी लॉ रूल और रेगुलेशन। नेक्स्ट बेटा है कि अगर किसी कंपनी को बेटा कोई उन्होंने लीगली कोई चीज वायोलेट की है, कहीं उन्होंने लॉ को ऑफेंस किया है, फॉर एग्जांपल ये बेटा गोरमे की हमने एग्जांपल दी, पंजाब फूड अथॉरिटी आती है वो इनको 1 मिलियन का फाइन कर देती है किसी जगह पर कि जी आपने हाइजीनिक मेजर्स को जो है ना वो मेंटेन नहीं किया। क्या बेटा डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के ऑफिसर आते हैं एसी साहब या डीसी साहब वो इनको फाइन कर देते हैं 1 लाख रुपया जी कि आप ओवर चार्ज कर रहे हैं। तो वो बेटा जो फाइन होगा वो इनको बतौर एक्सपेंडिचर हम अलाउ नहीं करेंगे, वो इनका डिसअलाउ हो जाएगा। रूटीन में इन्होंने बेटा इस तरह के एक्सपेंडिचर अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर में डाले होते हैं।
नेक्स्ट बेटा है एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन, अगर उनकी मैनेजमेंट में किसी बंदे का जाती अखराजात हैं तो वो बेटा हम उनको अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बेटा एनी अमाउंट कैरी टू ए रिजर्व फंड आर कैपिटलाइज्ड इन एनी वे। नेक्स्ट बेटा है एनी प्रॉफिट ऑन डेट ब्रोकरेज कमीशन सैलरी आर अदर रेम्यूनरेशन पेड बाय एनी एसोसिएशन ऑफ पर्संस टू ए मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। अगर बेटा आपके पार्टनर्स को कोई सैलरी या इस तरह की चीजें आप बेटा दे रहे हैं तो वो बेटा आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर में अलाउ नहीं होंगी। नेक्स्ट बेटा है एनी एक्सपेंडिचर फॉर ए ट्रांजैक्शन पेड आर पेएबल अंडर ए सिंगल अकाउंट हेड। ये बेटा सिंगल अकाउंट हेड का कंसेप्ट आपने समझना है और इसमें बेटा अमाउंट है 250,000 रुपीज के 2,50,000 रुपया अगर सिंगल हेड में बेटा एक्सपेंडिचर है। सिंगल हेड की हम बेटा बात करते हैं जैसे रिपेयर ऑफ व्हीकल है तो ये बेटा एक सिंगल हेड है अकाउंटिंग का। इसमें बेटा एक्सपेंडिचर अगर 2,50,000 से ज्यादा है और विदाउट क्रॉस चेक है तो वो हम बेटा डिसअलाउ करेंगे, वो बेटा हम अलाउ नहीं करेंगे। इसको रिपीट कर दें प्लीज। हाँ, इसमें बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि बेटा किसी भी अकाउंटिंग हेड में सिंगल हेड का जो एक्सपेंडिचर है अगर वो बेटा 2,50,000 रुपए से ज्यादा का है और बगैर क्रॉस चेक के है तो वो बेटा हम डिसअलाउ करेंगे। मिसाल मैंने दे दी है, ये बेटा रिपेयर ऑफ व्हीकल है, ये एक सिंगल हेड बनता है। डोनेशन है, ये बेटा सिंगल हेड है। जैसे हमने शुरू में बात की कि जी वो कह देता जी मैंने तो 10 लाख रुपया डोनेशन कर दी, कैसे कर दी जी? मालिक बैठे हुए थे जनाब सेठ बन के दफ्तर में, तो कोई बंदा आ गया किसी खैराती इदारे का या XYZ कोई भी पर्सन, तो उसने अपनी जेब से दे दिया उसको, किसी को 20,000 दिया, किसी को 50 दिया, तो पूरे साल का कैलकुलेट करके उसने 1 मिलियन उसमें बेटा डाल लिया। तो आप उसको बेटा क्या करेंगे? वो बेटा डिसअलाउ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्रॉस चेक के जरिए नहीं किया और सिंगल अकाउंट हेड का बेटा एक्सपेंडिचर है। आगे बेटा पैटी एक्सपेंडिचर्स की बात भी आएगी। प्रोवाइडेड दैट, इसमें प्रोविजन है कि बेटा जो ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट ऑफ द पेयर टू द बिजनेस अकाउंट ऑफ द पेई एज वेल एज पेमेंट थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, वो बेटा अलाउ हो जाए। नीचे बेटा अगर आपने कोई यूटिलिटी का बिल है, फ्रेट चार्जेस हैं, ट्रेवल फेयर है, पोस्टेज है, ये टेलीकम्युनिकेशन के चार्जेस हैं, TCS के चार्जेस हैं, पार्सल के चार्जेस हैं, तो ये बेटा जो इनकी रसीदें हैं वो आप शो करेंगे तो ये बेटा आपको जो है ना वो अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर बेटा कोई भी जो है एक्सपेंडिचर आप सिंगल अकाउंट हेड का विदाउट क्रॉस चेक करते हैं और उसकी लिमिट उन्होंने 2.5 लाख रुपया सालाना है बेटा एनुअली, तो वो आप जो है ना वो डिसअलाउ करेंगे। आगे नेक्स्ट बेटा है एनी सैलरी पेड आर पेएबल एक्सीडिंग 25,000 रुपीज पर मंथ। ये बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट हेड है, इसमें काफी सारे एक्सपेंडिचर्स जो है ना वो बेटा डिसअलाउ हो जाते हैं। जैसे उसने बेटा ये सैलरी शो कर दिया 1,120 मिलियन, 120 मिलियन है बेटा उसकी टोटल सैलरी, ये उसने सारी बेटा कर दिया कैश के जरिए। तो आप बेटा इनकी अगर उसने 1200-1400 1500 मुलाजम रखे हुए हैं तो उनकी बेटा स्टाफ स्टेटमेंट चेक करेंगे, सैलरी स्टेटमेंट चेक करेंगे, उनकी ज्वाइनिंग लेटर चेक करेंगे कि भाई आपने इनको कब रखा है, आप इनको माहाना कितनी सैलरी दे रहे हैं। उसमें बेटा बेशुमार बंदे ऐसे निकलेंगे जिनको उन्होंने 30, 32, 35, 40 लाख रुपए तक सैलरी दी हुई है और वो कैश में दी हुई है। उसकी लिमिट पहले 15,000 थी, अब गवर्नमेंट ने 25,000 कर दिया है कि 25,000 से अगर ऊपर कोई भी सैलरी आपने बेटा दी हुई है थ्रू कैश तो वो बेटा डिसअलाउ हो जाए।
नेक्स्ट बेटा है आगे, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन डिवीजन सो एंड सो एनी एक्सपेंडिचर्स पेड आर पेएबल ऑफ ए कैपिटल नेचर, वो बेटा अलाउ होगा। आगे एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द टर्नओवर इनकर्ड बाय फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, ये बेटा उसने एग्जांपल दे दिया है कि आप सेल प्रमोशन एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी 10% ऑफ टर्नओवर यानी अपनी टोटल सेल्स के 10% से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, उसकी भी एक बेटा जो है ना उन्होंने लिमिट जो है ना वो बेटा रख दी है। नेक्स्ट है बेटा, एनी एक्सपेंडिचर्स ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट्स एंड इन वायोलेशन ऑफ सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सो। आगे बेटा है, एनी एक्सपेंडिचर्स एट्रीब्यूटेबल to sales made to persons required to be registered but not registered under the sales tax on industrial undertaking so and so, कि जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से सेल परचेज करनी है अगर वो अनरजिस्टर्ड से कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो बेटा आपको डिडक्शन या कोई एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ रही है तो वो आपको बेटा बिजनेस एक्सपेंडिचर्स में अलाउ नहीं होगी, वो आपकी बेटा डिसअलाउ होगी। ये बेटा एक मोटी सी इसमें जो है ना तकसीम है। अब मैं बेटा इसको दोबारा रिवाइज करता हूं कि कौन कौन सी डिडक्शंस आपको बेटा अलाउ नहीं होंगी। नंबर 1 तो उसके ऊपर बेटा विदहोल्डिंग टैक्स आप देखेंगे, अगर कोई भी विदहोल्डिंग की उसके ऊपर प्रोविजन है तो वो बेटा अगर अप्लाई होती है, प्रॉपर डिडक्शन हुई है तो वो एक्सपेंडिचर आप अलाउ करेंगे। सिंगल अकाउंट हेड में बेटा 250,000 रुपीज से अगर ज्यादा एक्सपेंडिचर है और वो विदाउट क्रॉस चेक है तो उसको आपने बेटा डिसअलाउ कर देना। अगर सिंगल हेड में बेटा सैलरी मोर देन 25,000 पर मंथ है और वो थ्रू हार्ड कैश है तो वो आपने बेटा डिसअलाउ कर देना। आगे बेटा जितनी डेप्रिसिएशन है, एडवर्टीजमेंट है, इंटरटेनमेंट है, ये सारे एक्सपेंडिचर्स बेटा आपने लीगली जो है ना वो देखने हैं कि जिसके ऊपर आप की लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी बेटा हुई हैं वो एक्सपेंडिचर आपने बेटा अलाउ करना है। रिमेनिंग एक्सपेंडिचर्स विल नॉट बी अलाउड। और जो बेटा एक्सपेंडिचर या डिडक्शन अलाउ नहीं होगी उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, वो बेटा ऐड बैक होंगी इन यूर इनकम। जितने आप एक्सपेंडिचर बेटा डिसअलाउ कर लेंगे ड्यूरिंग ऑडिट सेक्शन 21 को अप्लाई करते हुए उतनी उसकी बेटा जो टैक्सेबल इनकम है वो बढ़ती जाएगी। और अंडरस्टूड बात है, जब टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी तो फिर बेटा उसका टैक्स पेएबल जो है ना वो भी बेटा बढ़े। ये बेटा हमारा ये सारा जो है ना कंसेप्ट था। अब हम बेटा जहां से हमने कल छोड़ा था उसको बेटा अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन प्रॉपर्टी वाला बेटा था उसको बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली ये तो बता दें आज कौन सा लेक्चर आप सर टीच कर रहे हैं, कहाँ से मैं लेट आया था। थैंक यू सर। जी बेटा सर आज की कौन से नोट से और कौन सा टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं सर प्लीज गाइड। बेटा हमने बेटा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का बेटा सेक्शन 20 और 21 ये बेटा पढ़ा है, कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउ हैं और कौन कौन सी डिडक्शंस नॉट अलाउड हैं। ठीक हो गया सर। हाँ ये बेटा 2 सेक्शन हमने डिटेल से पढ़े हैं। उसको समझाने के लिए ये बेटा मैंने एक रिटर्न का एक चार्ट बनाया था। आखिरी क्लासेस से पहले बेटा मुझे याद करवाना है, मैं एक आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाऊंगा इंशाल्लाह इनकम टैक्स रिटर्न की और एक सेल्स टैक्स रिटर्न की। ठीक है सर। कि जो रिटर्न के अंदर हम जेन्युइन डिक्लेरेशन सिस्टम के अंदर फिल करते हैं तो वो बेटा उसमें कौन कौन से कॉलम जो है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो फिल किए जाते हैं। हाँ जी सर। ये कोई एक स्टूडेंट जो है ना वो मुझे याद करवाएगा। ये बेटा दरमियान में कहीं आखिर में जब हम मॉडल पेपर्स वगैरह हल करेंगे ना तो वो भी मैं बेटा आपको इंशाल्लाह ताला चेक करवाऊंगा। कुछ चीजें उसमें से भी आपके ज़हन में जो है ना वो इंशाल्लाह बैठ जाएंगी। अच्छा अभी बेटा हम जो आगे बेटा कल हम सेक्शन 15 के ऊपर हमने क्लोज किया था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला। इसको बेटा मैं अभी जो है ना वो इरेज करने लगा हूँ 1 मिनट के लिए। तो इसको बेटा अब दोबारा जो है ना वो
कल से फिर हम जो है ना वो जो कल वाला पॉइंट है उसको बेटा हमने आज डिस्कस करके फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे आपकी क्लास में। सर काइंडली अगर आप सेक्शन 15 रिपीट कर दें दोबारा से। जी बेटा कह रहा हूँ कि सेक्शन 15 अगर रिपीट कर दें आप दोबारा से। मैं बेटा वो Brief- कल वाला सारा कंसेप्ट ही बेटा रिपीट करने लगा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ मैं बेटा कल वाला सारा कंसेप्ट जो है ना वो रिपीट करने लगा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए ना। तो कल बेटा हमने पढ़ा था बेटा टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, और टोटल इनकम के साथ बेटा हमने पढ़े थे हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में बेटा हमने पढ़े थे ये बेटा हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है। एक बेटा हमारा सैलरी है, दूसरा बेटा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, तीसरा बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस है, चौथा बेटा कैपिटल गेन है, और पांचवा बेटा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये बेटा तो ये बेटा हम दोबारा जो है ना वो रिपीट कर रहा हूं मैं। टैक्सेबल इनकम मींस बेटा टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम ऑल हेड्स। ये बेटा हेड्स हैं। सैलरी की हमने बात की, एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में जो बेटा किसी भी मुलाजम को मिलती है। फिर हमने उसके वैल्यू ऑफ परकेजिट्स की बात की, उसको अगर कोई बेटा अलाउंस मिलता है यूटिलिटी की मद में, उसके मुलाजम की मद में, तो वो भी बेटा उसका पार्ट ऑफ सैलरी होगा। नीचे बेटा हम बात कर रहे थे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, कि जो मतलब रेंटल इनकम होती है बेटा किसी भी लैंड की या बिल्डिंग की, तो वो बेटा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाता है। यहाँ पे एक लफ्ज हमने यूज किया था बेटा, इसका सेक्शन 15 का बेटा क्लास 2 जो है, इसमें हमने बेटा फोरफिटेड डिपॉजिट की बात की थी, जिसको हम पगड़ी कहेंगे। कि अगर कोई एडवांस पेमेंट है बेटा, कोई अच्छी लोकेशन में घर है, अच्छी बेटा कमर्शियल जो शॉप्स वगैरह हैं, उनके लिए जो है ना वो बड़े शहरों में और इवन आजकल दरमियाने शहरों में बेटा वो पगड़ी का कंसेप्ट है कि एडवांस पेमेंट आपसे लेंगे, तो वो भी बेटा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ना वो कंसीडर होगी। क्लास 3 में बेटा वो ये कह रहा है कि अगर आप लीज बिल्डिंग कोई लीज पर दी हुई है, उसके अंदर बेटा प्लांट और मशीनरी लगा हुआ है, यानी कोई सेकंड हैंड बेटा फैक्ट्री है, मिल है, तो उसकी जो बेटा इनकम है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, बल्कि वो बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। ये चीज वो बेटा ऑब्जेक्टिव से आपसे पूछ सकता है कि जनाब इनकम फ्रॉम लीज ऑफ ए बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या होगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, या कैपिटल गेन होगा, या नन ऑफ दीज होगा? तो आपको बेटा फौरन ये क्लियर कर लेना चाहिए कि जो लीज ऑफ ए बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये बेटा होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, तो ये बेटा सेक्शंस की जो बेयर एक्ट रीडिंग है, ये आपने कोशिश करनी है, बार बार करनी है, ताकि अगर इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव वो उठाता है तो उसमें बेटा आपकी गलती के चांस कम से कम हो। जैसे ये पॉइंट मैंने अभी रेज किया है आपको। नेक्स्ट बेटा 3A क्लास में क्या कह रहा है? वेयर एनी अमाउंट इज इंक्लूडेड इन रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन फॉर द प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज यूटिलिटीज आर सो एंड सो, तो वो भी बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। कि अगर बेटा रेंट के साथ वो यूटिलिटीज की और अदर की मद में एक एग्रीमेंट बेटा साइन कर लेता है, तो वो बेटा जो यूटिलिटीज
और मिसलेनियस एमिनिटीज की मद में जो है बेटा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, वो बेटा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी। अगर नेक्स्ट बेटा कंसेप्ट है फेयर मार्केट वैल्यू का, अगर फेयर मार्केट जैसे हमने बात की है कि प्राइम लोकेशन पे आप रूटीन में जाके वहां पे शॉप देखेंगे तो हो सकता है वो बेटा उसका माहाना किराया आपसे 1 लाख ले लें, लेकिन जब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखेंगे उसका रेंट डीड तो हो सकता है 20,000 रुपए माहाना हुआ होगा। किसी बड़े शहर में किसी ने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग ली होगी तो हो सकता है उसका वो किराया 5 लाख रुपया माहाना दे रहा हो, लेकिन जो टैक्स डिपार्टमेंट को एग्रीमेंट देंगे वो बेटा 40,000 रुपए माहाना भी हो सकता है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो फिर बेटा आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे। अगर उसने कंसील किया हुआ है तो आप उसको फिर हायर जो उसकी वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू जो रेंट की है वो बेटा कन्फ्रंट करवा के तो आप उसको टैक्स लगाएंगे। हाँ, ये बेटा एक इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले में है। नेक्स्ट बेटा आपका 15A सेक्शन है कि डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसमें बेटा एक ही कंसेप्ट है कि जो वन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसका बेटा जो 20% है वो आपको बेटा जो है ना वो एक डिडक्शन जो है ना वो अलाउ होगी फॉर वियर एंड टीयर या एक डेप्रिसिएशन के तौर पे। यानी अगर आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 5 लाख रुपया आ रहा है तो 1 लाख रुपया बेटा आप उस बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद में आपको अलाउ होगा 1/5 यानी 20%। रिमेनिंग जो बेटा 80% है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी, यानी 4 लाख रुपया आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। 1 लाख रुपया यानी जो 20% ऑफ ग्रास रिसीट ऑफ रेंट है वो बेटा जो है ना आपको वियर एंड टीयर और रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मद में जो है ना वो अलाउ होगी। सर ये section हर ईयर में होगा सर, जब भी मतलब आपका टैक्स ईयर होगा उसमें सर जो आपका इनकम प्रॉपर्टी आ रही होगी सर उसमें ये हर वक्त सर 20% डिडक्ट हो जाएगा और बाकी 80% सर उसमें चला जाएगा हाँ टैक्स में। 80% बेटा आपकी पार्ट ऑफ इनकम बन जाएगा। 20% बेटा जो है ना वो आपको अलाउ होगा फॉर रिपेयर टू ए बिल्डिंग, उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए आपको बेटा अलाउ होगा एनुअली हर साल। ठीक है सर, ठीक है जी बेटा। और सर इसमें दूसरा कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है कि इतनी अमाउंट में का आपका रेंट होगा तो तब आप इसमें बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसमें बेटा 2 लाख रुपए सालाना से नीचे अगर रेंटल इनकम है ना तो वो जी बेटा जी जी एग्जेम्प्ट है। ठीक 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 है। हाँ जी। अच्छा, इसमें बेटा एक ये कंसेप्ट जो है ना ये बेटा इम्पोर्टेंट है जो अभी मैंने आपको बेटा जो है ना वो बता दिया है 20 वाला। नेक्स्ट बेटा जो हमारा इसमें आगे जो एक जो है ना हाँ इसमें बेटा ये एक कंसेप्ट इम्पोर्टेंट था। आगे बेटा जो इसमें नेक्स्ट आप निकालेंगे जो हमारा सेक्शन है बेटा 18 इनकम फ्रॉम बिजनेस में चले जाएंगे। सेक्शन 16 में बेटा कोई चीज नहीं है, नॉट एडजस्टेबल अमाउंट्स रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग्स, ये सो एंड सो, इसको स्किप करें आप। सर ये 17 खत्म हो गया है सर, 17 ओमिटेड हो गया है। हाँ 17 बेटा ओमिटेड है, मैं 16 की बेटा बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ 17 बेटा ओमिट हो गया। अब आप आ जाएंगे 18 पे बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। अब ये बेटा जो हमने 5 हेड्स बेटा लिखे हैं ना, सैलरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस की बेटा डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो आपकी सेल, परचेज, स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज सारी बेटा वो बिजनेस की कैटेगरीज में जो है ना वो आती है। ठीक है जी। तो इसमें बेटा हम देखेंगे द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर्स अदर देन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरीड ऑन बाय ए पर्सन एट एनी टाइम इन द ईयर। साल में किसी भी टाइम आपने बेटा कोई बिजनेस एक्टिविटी की है उसका इनकम जो है ना वो आपकी बेटा जो है ना वो बिजनेस इनकम होगी।
आगे बेटा है एनी इनकम ड्राइव्ड बाय एनी ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एटसेट्रा। आगे नेक्स्ट बेटा है एक्सप्लेनेशन के लिए फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट इनकम ड्राइव्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी सो एंड सो। ये बेटा एक जनरल कंसेप्ट है, इसमें कोई आपको जो है ना वो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज की और कमर्शियल बैंक्स के रिलेटेड जो है ना वो कंसेप्ट है, ये इतना इम्पोर्टेंट जो है ना वो नहीं है। अब इसमें बेटा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे बिजनेस इनकम में आगे बेटा एक कंसेप्ट आएगा स्पेकुलेशन बिजनेस का। अच्छा आगे बेटा इसमें बिजनेस इनकम के अंदर एक बेटा कंसेप्ट आएगा स्पेकुलेशन बिजनेस का। तो स्पेकुलेशन बिजनेस बेटा जी बेटा काइंडली प्रॉफिट और गेन में थोड़ा डिफरेंस समझा दें जो इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है। जी फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्लॉट लेते हैं 2 साल के बाद उसको बेच देते हैं एट अ हायर प्राइस, तो वो हमारा प्रॉफिट होगा या गेन होगा हमारा? नहीं, वो बेटा आपका कैपिटल गेन होगा। ओके सर। हाँ वो बेटा कैपिटल गेन होगा और वो अंडर सेक्शन 37 बेटा ट्रीट होगा। और सर इसका एक्सपेंडिचर अगर हम निकाल देंगे तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। वो बेटा अगर आप उसको बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं तो आपके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं ना, आपने बेटा अगर कोई उस बिजनेस को इनकर करने के लिए आपने कोई कमीशन वगैरह किसी को बेटा दी है, आपने कोई हल्की फुल्की उसकी बेटा एडवर्टीजमेंट की है, तो वो जितने भी आपने बेटा एक्सपेंडिचर्स किए हैं वो बेटा आपको अलाउ होंगे उसके प्रॉफिट में। ओके सर, थैंक यू जी। अच्छा इसके अंदर बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर बेटा एक जो डेफिनेशन है वो बेटा आएगी सेक्शन 19 में स्पेकुलेशन बिजनेस की। तो स्पेकुलेशन बिजनेस को बेटा हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे बेटा जो है ना इसके अंदर भी जो है ना ऑर्डिनेंस के अंदर भी इसको जो है ना वो डिफाइन किया गया है। Where a person carries on a speculation business, that business shall be treated as distinct and separate from any other business carried on by the person. Next beta, this part shall apply separately to the speculation business and the other business of the person. अब एक और बेटा डेफिनेशन आप स्पेकुलेशन बिजनेस की देखें। इसका बेटा सेक्शन 19 का क्लास 2 है बेटा, उसके अंदर स्पेकुलेशन बिजनेस को बेटा डिफाइन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इन दिस सेक्शन स्पेकुलेशन बिजनेस मींस एनी बिजनेस इन विच ए कंट्रैक्ट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स इज periodically or ultimately settled otherwise than by the actual delivery or transfer of the commodity. But does not include a business in which आगे नीचे उसने लिखा हुआ है कंट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और मर्चेंटाइज सो एंड सो। अब इसमें बेटा आपने क्या देखना है कि स्पेकुलेशन बिजनेस में बेटा मेयर कंट्रैक्ट हुआ है, फिजिकल डिलीवरी ऑफ दैट कमोडिटी हैज नॉट अकर्ड, तो ये बेटा होगा स्पेकुलेशन बिजनेस। कि फॉर एग्जाम्पल आप एक राइस डीलर हैं, फॉर एग्जाम्पल बेटा आप एक राइस डीलर हैं, आपके पास राइस बेटा पड़ा हुआ है 50 टन। आपको कोई दोस्त कहता है कि जी ये मेरी आपकी एक डील हो गई आज के दिन में, आज जो है ना वो अगस्त की फलान डेट है, तो आज जो है ना ये हम जो है ना वो अपनी कीमत आपस में कोई एक तय कर लेते हैं, उसकी बेटा एक सेल वैल्यू जो है ना वो आप बेटा एक डिटरमिन करके आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। ना आपने उसको बेटा पेमेंट किया है, ना ही आपने बेटा वो स्टॉक प्रैक्टिकली वहां से उठाया है। तो आफ्टर फ्यू वीक्स अगर मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन होती है तो उस बिजनेस के ऊपर बेटा आपका जो इनकम आपको हुई है या खुदा ना खास्ता लॉस हुआ है,
अगर तो जहरी बात है उसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए बढ़ जाती है आफ्टर फ्यू वीक, तो अगर अभी अरसलान साहब इफ्तिखार सेलर है और अरसलान बायर है, तो अगर आफ्टर 3 वीक कीमत बेटा बढ़ जाती है तो अरसलान विल बी बेनिफिशियरी, तो उससे उसको कुछ ना कुछ इनकम जो है ना वो आ सकती है। उसने अगर पर टन कोई भी वैल्यू एक बेटा आज के दिन में लगाई है, अगर पर टन उसकी वैल्यू टन में बेटा 1000 kg होते हैं, अगर 1 kg के ऊपर 10 रुपए भी कीमत बढ़ी है तो वो बेटा 10,000 पर टन जो है ना वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने 50 टन का बेटा एग्रीमेंट किया हुआ है तो आपको स्पेकुलेशन बिजनेस में बेटा 5 लाख की जो है ना वो इनकम हो सकती है। अब इसको बेटा हम डिटरमिन कैसे करेंगे, ये मतलब सेम नेचर ऑफ बिजनेस आपने की है, यानी सेल और परचेज आपने की है, लेकिन इसमें बेटा फर्क क्या है कि इसमें रियल टर्म में जो डिलीवरी ऑफ दैट कमोडिटी है दैट हैज नॉट अकर्ड। फर्क सिर्फ ये है कि आपने एक एग्रीमेंट किया है एक फ्यूचर फोरकास्ट करके ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, वो आपको बेटा फायदा भी चीज दे सकती है, नुकसान भी दे सकती है। इसकी इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेपरेट ट्रीटमेंट जो है ना वो नहीं है। ये इंटरव्यू से या एमसीक्यूज में किसी स्टेज पे आपसे वो पूछ सकता है कि जी स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है। तो स्पेकुलेशन बिजनेस और रियल बिजनेस में क्या डिफरेंस है कि इन स्पेकुलेशन बिजनेस ओनली मेयर कंट्रैक्ट हैज बीन साइंड or contract has been established between buyer and seller, but practical delivery of that commodity वो कोई भी हो सकती है, वो delivery of that commodity has not occurred। फर्क सिर्फ बेटा ये है इसमें। Am I clear? ठीक है सर। ये ये बेटा हमारे जो है ना प्रॉपर्टी ये बेटा हमने अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये हेड्स ऑफ इनकम और ये चीजें क्लियर हो गई। अब आखिर में बेटा एक सॉरी पॉइंट जो है ना वो हमारा छोटा सा भूल गया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो है ना वो बेटा जो चीजें आएंगी ना वो उसमें जो है ना वो मैं आपको जो है ना वो लिखवा देता हूँ, थोड़ी सी आपकी जो है ना वो मतलब याद दहानी के लिए ना। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बेटा आएंगी जो हमने प्राइस की बात की है, अगर प्राइस विनिंग्स हैं तो वो बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगी। अगर प्लांट एंड मशीनरी की लीज है तो वो बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। जो पेंशन है ये बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। अगर किसी बंदे को शादी के ऊपर बेटा कोई जो है ना वो हम दोस्तों को आपस में मजाक उड़ाते हैं कि अगर बेटा जो आपकी सलामी की इनकम है ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। सर जी जी सर, ये अगर आप लिख दें तो ये आसानी होगी। कौन सी बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली? जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये बेटा मैं लिख देता हूँ इधर ना, ये आपके बेटा ऑर्डिनेंस में भी लिखी हुई है, मैं बेटा ये लिख भी देता हूँ। सर वो आपको कहना था कि नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना था, तो वो लेक्चर ये आप एंड कर दें 5 मिनट में तक अगर हो जाए तो। जी जी बेटा लेक्चर जो था वो ये कब तक एंड हो जाएगा? ये बेटा हमारा 9 बजे हमने चूंकि एंड करना है बेटा। जी सर 9 हो चुके हैं, 9:05। 9:05 हो चुके हैं तो बेटा फिर हम क्वेश्चन आंसर में जो है ना वो मतलब चलते हैं। तो इसको बेटा मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का एक बच्चे ने पूछा है तो ये बेटा मैं इधर जो है ना वो लिख देता हूँ बेटा। अच्छा ठीक है सर, क्योंकि वो 9-10 तक दूसरी क्लास करी थी तो इसलिए मैं आपको कहना कह रहा था। अच्छा आप बेटा साथ बात कर रहे हो? जी सर मैं साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, हम 5 मिनट में बेटा क्लोज कर लेते हैं। कोई बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बेटा मैं डाल रहा हूँ। ये बेटा आपकी प्राइस विनिंग्स हैं, पेंशन है, और ये बेटा प्लांट एंड मशीनरी वाली बिल्डिंग अगर आप बेटा लीज पे देते हैं तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। प्लांट एंड मशीनरी अगर आप लीज पे देते हैं बिल्डिंग ना प्लस मैं तो बचा रहे जो
हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन बेटा लास्ट? सर एक रिक्वेस्ट है सर। सर एक सिंपल क्वेश्चन है जी सर। एक बेटा। क्वेश्चन है कि सर जैसे आपने पहले बताया कि जिस तरह हम मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस में ना कैपिटल जो है ना वो एसेट वो उसको हम शामिल नहीं करते, उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ होती है। तो सर अगर उसकी डेप्रिसिएशन मतलब 3-4 साल हम करते जाए लेकिन उसकी टोटल वैल्यू जो है उसमें 0 हो जाए तो फिर उसके बाद उसका क्या ट्रीटमेंट है? हाँ शाबाश बेटा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। डेप्रिसिएशन में जब उसकी बेटा डेप्रिसिएशन जो चार्ट है ना बेटा, उसमें आप बेटा देखेंगे शेड्यूल फर्स्ट के अंदर, तो उसके अंदर बेटा डिफरेंट आइटम्स के डिफरेंट डेप्रिसिएशन के रेट है ना। अगर जिसका बेटा 20% है तो जो शुरू में जिस साल बेटा आपने उसको परचेज किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बेटा पूछा है। आपका सॉरी नाम तो मुझे नहीं पता। पहले जिस साल बेटा आप किसी एसेट को परचेज करते हैं तो उसकी बेटा हम लेते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने 5 गाड़ियां ले ली हैं, तो एक गाड़ी की कीमत है 1.5 मिलियन। तो 5 गाड़ियां आपने बेटा ले ली तो उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई बेटा 7.5 मिलियन। वो आपके बेटा बैलेंस शीट में एसेट्स में ऐड हो गई। अब जिस साल में बेटा आपने परचेज किया उस साल से उसकी डेप्रिसिएशन शुरू हो गई है। अगर आपने मंथ वाइज कैलकुलेट करना है तो वो मंथ वाइज जेन्युइन कैलकुलेट करनी चाहिए। तो अगर बेटा उसकी 20% आपको डेप्रिसिएशन अलाउ है तो आफ्टर 5 इयर्स बेटा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फर्दर उसकी डेप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं होगी, लेकिन वो आपकी बैलेंस शीट में मौजूद रहेंगे। अगर 6 इयर्स में आप बेटा उसी एसेट्स को सेल कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, ऑक्शन कर देते हैं, तो अब बेटा जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू तो हो चुकी है 0। तो उन 5 गाड़ियों को जब आप सेकंड हैंड में बेटा बेचेंगे तो जितनी उनकी कंसिडरेशन का लफ्ज यूज हुआ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, तो जितनी कीमत आपको वसूल होगी वो आपकी जो है ना वो बेटा गेन में शामिल हो जाएगी, इनकम में शामिल हो जाएगी। यानी वो उस एसेट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू तो 0 हो चुकी है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो 7 लाख रुपए की एक गाड़ी 5 साल बाद सेकंड हैंड बिक जाती है तो वो बेटा 3.5 मिलियन तो आपको मिल गया ना। जी सर, जी सर। हाँ, तो वो बेटा 3.5 मिलियन उन एसेट्स का जब आप डिस्पोजल डालेंगे तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 0 होगी। तो लेकिन जो उसकी कंसिडरेशन रिसीव्ड है वो बेटा 3.5 मिलियन है। तो वो आपका गेन कंपनी का गेन बन जाएगा, उस फर्म का गेन बन जाएगा, यानी प्रॉफिट बन जाएगा। तो नहीं अगर मिलेगी सर ना एक्स्ट्रा। जी अगर बेटा, सर हम उसी को यूज करते रहते हैं, मतलब उसी को अपने बिजनेस में यूज करके उससे कुछ हाँ, प्रॉफिट उसको बेटा आप यूज करते रहेंगे तो आफ्टर 5 इयर्स बेटा फर्दर डेप्रिसिएशन नहीं होगी, वो एक कंपनी लेकिन का उसके एसेट बन जाएगा। हो सकता है जी बेटा उसकी डेप्रिसिएशन तो 20% के हिसाब से आप 5 सालों में उसकी डेप्रिसिएशन आपने मुकम्मल ले ली। हो सकता है वो बेटा एसेट आपकी कंपनी में 10, 12, 15 साल तक चलता रहे। जी सर। सर एक रिक्वेस्ट है सर। जी बेटा। सर काइंडली अगर आप क्लास से 10 मिनट पहले ज्वाइन कर सके ताकि सर जो क्वेश्चंस है सर उनके लिए प्रॉपर टाइम मिले। इस वक्त सर नहीं, क्वेश्चंस ये बेटा अच्छा आइडिया है। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि कल से जो है ना हम बेटा 7:15 बजे मतलब जो है ना वो जितने दिन तक तो हमारे पास टाइम मौजूद है, मेरी को ऑफिस में ऐसी इमरजेंसी बेटा ना बने, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला 7:15 बजे अच्छा बेटा हम किसी का क्वेश्चन होगा तो हम 10-15 मिनट पहले बेटा आसानी से बात कर सकते हैं। तो थैंक यू कल बेटा हम कोशिश करेंगे कि हम 10 to 15 मिनट अर्ली ज्वाइन कर लें। सर एक सवाल है मेरा। सर मेरा एक सवाल है सर। जी जी बेटा पूछें। सर ये आपने स्पेकुलेशन बिजनेस में भी बताया था प्रॉफिट या लॉस होता है स्पेकुलेशन में, तो सर ये किस हेड में आएगा इनकम के, और दूसरी चीज कि इसका तो टैक्स ये का बेटा ट्रीटमेंट क्या होगा? ये बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही आएगा, क्योंकि हेड्स ऑफ इनकम 5 ही हैं बेटा। स्पेकुलेशन बिजनेस इज नॉट सेपरेट हेड। स्पेकुलेशन बिजनेस एक कंसेप्ट है बेटा जो आपको पता होना चाहिए, एक टाइप ऑफ बिजनेस आप कह लें। अगर उसमें बेटा आपको प्रॉफिट आता है तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगी, अगर उसमें बेटा लॉस आता है तो वो भी लॉस फ्रॉम बिजनेस आएगा।
टोटल हेड्स ऑफ इनकम इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आर ओनली, ये 5 हेड्स हैं बेटा। कहीं से भी कोई Okay, sir, इनकम thank आनी है you. तो वो इन 5 हेड में ऐड होके आपकी टोटल इनकम बेटा बननी है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। मेरा एक सवाल है सर। जी जी बेटा, 1 बाय 1 दोनों बेटा पूछ लें, जिसने पहले पूछा वो बेटा पहले पूछे, दूसरे को भी दोनों को मौका देंगे। सर ये इनकम अगर लेकिन ये बेटा इनकम लास्ट क्वेश्चन होंगे क्योंकि कल फिर हम बाकी करेंगे, फिर उनको आईडीज चाहिए। सर जी बेटा। सर इनकम फ्रॉम सैलरी से जो हमारी इनकम आती है उस पे टैक्स कितना लगता है, इनकम टैक्स जिसको हम कहते हैं, वो जी बेटा, कितना अच्छा अमाउंट हो? क्वेश्चन है। ये बेटा 4 लाख रुपए तक बेटा टोटल एनुअल सैलरी जो है ना वो बेटा एग्जेम्प्ट है। एनुअल ग्रास सैलरी 4 लाख तक बेटा एग्जेम्प्ट है। उसके बाद बेटा आगे टैक्सेबल सैलरी शुरू हो जाती है ना। 4 लाख तक हम उसको कहते हैं BTL है, बेलो टैक्सेबल लिमिट है। उसके बाद बेटा सैलरी के ऊपर टैक्स की स्लैब शुरू हो जाती है। अब वो स्लैब बेटा हर साल चेंज होती है। जैसे अभी 4 से 6 लाख तक बेटा 5% होगी, 6 लाख से ऊपर 8 तक और रेशो होगी, 12 लाख तक और रेशो होगी, 12 से 15, 12 से 18, वो बेटा डिफरेंट रेशोज होंगी। उसको हम स्लैब जितने भी ये हेड ऑफ इनकम है उनमें सब में ये बिलो टैक्सेबल इनकम लिमिट होती है। ये बेटा 2 चीजें हैं कि इस दफा उन्होंने बेटा 2 स्लैब्स बनाई हैं। सैलरी इनकम बेटा 4 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 4 लाख से ऊपर टैक्सेबल है। बिजनेस इनकम बेटा 6 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 6 लाख से ऊपर टैक्सेबल है। सही, ठीक। हाँ। और जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो बेटा 2 लाख से नीचे एग्जेम्प्ट है, 2 लाख से ऊपर जो है ना वो मतलब उसके ऊपर टैक्सेबल है। 2 लाख की तो प्रॉपर्टी नहीं आती कोई। नहीं बेटा, एनुअल जो रेंट की शक्ल में बेटा आपको मिलेगा। सही। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का कंसेप्ट बेटा ये होगा। सर इनकम फ्रॉम बिजनेस में अगर हम लाइव स्टॉक का बिजनेस करते हैं तो उसमें जो जानवर मर जाते हैं उस बारे में आपने बताया था कि वो कॉस्ट में चले जाते हैं, तो वो उसमें एग्जाम्प्ट होंगे, उसको या उस पर टैक्स भी लगेगा क्योंकि उसकी नहीं वो cost बेटा होती है। आपको वो बेटा ऐसे ना कि मतलब फॉर एग्जांपल आपने बेटा 20 एनिमल्स रखे हुए हैं, ठीक है, उसमें से आप बेटा सेल परचेज करते रहते हैं। आपने साल के एंड में कैलकुलेशन की कि जी मुझे फॉर एग्जांपल जो है ना वो 7 लाख रुपया प्रॉफिट आया है ना, जी। क्योंकि एनुअली आप कैलकुलेट करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता बेटा किसी बीमारी की वजह से आपके 1 या 2 जानवर बेटा एक्सपायर हो गए हैं तो उनकी वैल्यू बेटा आप निकाल लेंगे तो वो 7 लाख में से माइनस हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, जो थैंक यू। रिमेनिंग बेटा बचेगी वो सर एक आपकी और net क्वेश्चन income था। आ जाएगी। जी बेटा। सर, ये शेड्यूल हम कहाँ से कट याद कर रहा हूँ क्योंकि क्लास हाँ सॉरी बेटा, ये 2 स्टूडेंट बेटा आपस में बात हो रही फिर समझ नहीं आ रही। जी सर वो क्योंकि क्लास स्टार्ट करनी है तो अगर क्यूए नेक्स्ट लेक्चर में कर लें कि मैंने लिंक हाँ शेयर जी करना है बेटा, दूसरी क्लास। नेक्स्ट में। थैंक यू बेटा, अपना ख्याल रखना, दुआओं में बेटा याद रखना। मुझे हल्का सा टेम्परेचर भी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। इन चीज़ों को बेटा फोकस करते जाएं। तो कल इंशाल्लाह ताला हम बेटा कोशिश करेंगे 10 to 15 मिनट अर्ली जो है ना वो कनेक्ट होने की। अल्लाह हाफिज बेटा। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर।